नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है वो हमारी चल रही है, जिसमें जीके, कंप्यूटर, हिंदी, साइंस कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश सीरीज, इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आगामी पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में इंग्लिश में किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और मेनली उनका बेस या जो उनका स्टैंडर्ड है वो किस तरह का रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले जो पीछे की एग्जाम हुई है, आपको पैसेज पूछा हुआ है एंड पैसेज से 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम एंड करेक्ट सेंटेंसेज के 1-2 क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज से क्वेश्चन पुटअप करने के लिए आपको पहले आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है और उसके बाद में उनके आंसर हैं वो करने होते हैं। तो पैसेज ये दिया हुआ है कि एक प्राइवेट वर्क प्लेस ऑलवेज हेल्प्स, कि एक प्राइवेट वर्क प्लेस है वो हमेशा सहायता करता है, यानी निजी कार्यस्थल हमेशा सहायता करता है। जेन ऑस्टेन आस्क्ड दैट ए सर्टेन स्क्वीकिंग शुड नेवर बी ऑयल्ड सो दैट जेन ऑस्टेन ने ये कहा, जेन ऑस्टेन ने ये कहा था कि एक जो एक सर्टेनली काज होता है उस पर कभी भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उस पर कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए। सो दैट शी ऑलवेज हैड ए वार्निंग व्हेन एवर समवन वाज अप्रोचिंग द रूम वेयर शी रोट, जिस रूम में वह लिख रही होती है उस रूम में, यानी कि एक काज पर कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए ताकि जिस रूम में वह लिख रही होती है उस रूम के आसपास कोई भी ना जाए, वहां पे चेतावनी, एक वार्निंग है वो उसे पहले से ही मिल जाए। इसके बाद में विलियम फूकनर ने क्या कहा कि लेकिंग ए लॉक ऑन हिज स्टडी डोर, विलियम फूकनर के जो स्टडी डोर था यानी जो अध्ययन कक्ष था, विलियम फूकनर का जो अध्ययन कक्ष था उसके दरवाजे पर ताला ही नहीं था। डिटेच द डोर नोब एंड ब्रोट इट इनटू द रूम विथ हिम, उसने क्या किया कि जो दरवाजे पे ताला नहीं था उसने जो घुंडी है उसको डिटेच किया, यानी उसको अलग किया और अपने साथ अपने कमरे में ले गया। मार्क ट्वाइन्स फैमिली न्यू बेटर देन टू ब्रीच हिज स्टडी डोर, मार्क ट्वाइन्स की फैमिली है वो बेहतर तरीके से जानती थी। देखिए मार्क ट्वाइन्स की फैमिली है वो बेहतर तरीके से जानती थी उनके अध्ययन कक्ष में वो अच्छे तरीके से जानती थी कि उन्हें अगर बाहर निकालना है, दे वुड ब्लो ए हॉर्न टू ड्रो हिम आउट, उन्हें अगर बाहर निकालना है तो वो उनके अध्ययन कक्ष के बाहर एक हॉर्न है वो बजाएंगे। ग्राहम ग्रीन वेंट एवन फर्दर रेंटिंग ए सीक्रेट ऑफिस, ग्राहम ग्रीन ने क्या किया, उन सब से आगे बढ़कर एक नया काम किया। उन्होंने एक ऐसी सीक्रेट ऑफिस ली, उन्होंने एक ऐसे गुप्त कार्यालय लिया रेंट पे, किराए पे। Only his wife knew the address and the telephone number, जिसके बारे में सिर्फ उनकी वाइफ को पता था कि उनकी ऑफिस का एड्रेस क्या है और उनका टेलीफोन नंबर क्या है। आफ्टर ऑल everyone of us needs a workplace where we can work on our creation अनइंटरप्टेडली, यानी आखिरकार हम सभी को एक ऐसे वर्क प्लेस की आवश्यकता होती है जहां हम सर्टेनली एक निश्चित तौर पर एक रचनात्मक तौर पर एक निर्बाध रूप से काम कर सकें। इक्वली वी नीड आवर प्राइवेट स्पेस टू, समान रूप से हमें एक प्राइवेट स्पेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपके सामने, A daily walk has always been a source of inspiration, यानी कि डेली वॉक है हमेशा डेली वॉक जब हम करते हैं तो हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होता है हमारे लिए, यानी एक प्रेरणा का स्रोत होता है।
For many artists, a regular stroll was essentially a creative inspiration. यानी कई जो आर्टिस्ट थे वो रेगुलर वो करते थे कि उनको एक रचनात्मक है वो अभिप्रेरणा मिल सके। चार्ल्स डिकेंस फेमसली टू 3 hour वॉक एवरी डे आफ्टरनून। चार्ल्स डिकेंस है, ये देखिए चार्ल्स डिकेंस है, वो हमेशा 3 घंटे दोपहर में हमेशा 3 घंटे वॉक करते थे। एंड वोट ही ऑब्जर्व ऑन देम फेड डायरेक्टली इनटू हिज राइटिंग। यानी और जो भी वो ऑब्जर्व करते थे डायरेक्टली वो नोट कर लिया करते थे, डायरेक्टली वो राइट कर लिया करते थे। नेक्स्ट है Tchaikovsky could make do with a 2 hour jaunt but would not return a moment early. चाइकोस्की क्या करते थे, हमेशा 2 hour का वॉक करते थे लेकिन कभी भी एक पल भी उसमें कमी नहीं करते थे, एक पल भी पहले नहीं लौटते थे। कन्विंस्ड दैट डूइंग सो वुड मेक हिम इल। वो ये जानते थे कि ऐसा करूँगा तो वो बीमार हो सकता हूँ, यानी वो बीमार हो सकते थे कि ऐसा करने पर कि 2 hour का वो करते थे और कभी भी एक पल उसमें कमी नहीं करते थे, पहले नहीं लौटते थे। वो ये जानते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बीमार हो जाऊँगा। लुडविग वॉन बेटनवॉन took lengthy stroll after lunch, carrying a pencil and paper with him in case inspiration struck. यानी कि लुडविग वॉन बेटनवॉन क्या करते थे, लुडविग वॉन बेटवॉन क्या करते थे, वो ये करते थे कि एक लंच के बाद में एक लंबी दूरी पे निकलते थे और अपने साथ में हमेशा पेंसिल और पेपर को केयर करते थे ताकि कोई भी जो इंस्पायरेशन उन्हें मिले वो डायरेक्टली नोट कर पाए। 19th century composer Erik Satie did the same on his long hikes from Paris to the working 19th century composer Erik Satie did the same on his long hikes from Paris to the working class suburb where he lived, stopping under street lamp. देखिए क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में इरिक सैटी क्या करते थे, 19th सेंचुरी में इरिक सैटी है वो अपने काम काज के ऊपर से एक पेरिस तक फ्रॉम पेरिस से अपने कामकाज के ऊपर तक एक लंबी दूरी है वो ट्रेवल करते थे जहाँ से वो रहते थे। एंड स्टॉपिंग अंडर स्ट्रीट लैम्प, और सड़क के जो लैंप होते थे उनके नीचे वो रुकते थे। एंड जोट डाउन आइडियाज दैट कम ऑन ही जर्नी, और उनकी जर्नी में जो भी आइडिया आता था वो उन्हें राइट कर लेते थे। इट्स rumored that when those lamps were turned off during the war years, इट्स rumored यानी ये अफवाह थी कि जब वॉर ईयर्स थे यानी युद्ध का जो साल चल रहे थे उनके दौरान जो लैम्प थे यानी जो स्ट्रीट लैम्प थे वो टर्न ऑफ हो गए थे या बंद हो गए थे। हिज म्यूजिक डिक्लाइंड टू, यानी उसका जो म्यूजिक था वो जो संगीतकार थे जो संगीत था वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। ये बिल्कुल रूमर था, ये बिल्कुल अफवाह थी। मैनी ग्रेट पीपल हैड लिमिटेड सोशल लाइफ टू, यानी बहुत सारे जो ग्रेट पीपल थे उनका सामाजिक जीवन है वो बहुत सीमित था। वन ऑफ सिमोन डी ब्यूवियर सो क्लोज फ्रेंड्स पुट इट दिस वे, यानी सिमोन डी ब्यूअर्स के एक क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने इसे इस तरीके से बताया। देयर वर नो रिसेप्शन पार्टीज, यानी वहाँ कोई रिसेप्शन नहीं था, वहाँ कोई पार्टीज नहीं थी। इट वॉज एन अनकल्चर्ड काइंड ऑफ लाइफ, उनका जो जीवन था वो बहुत साफ सुथरा था। ए सिंप्लिसिटी deliberately constructed so that she could do her work, यानी उनका सादगी भरा जीवन है वो उन्हें काम करने के लिए जो है वो उसके लिए वो काम कर सकते थे। टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज एन एट होम डे, पैब्लो का ये आइडिया था संडे के लिए, यह एक विचार था पैब्लो का।
एट होम डे यानी रविवार, एट होम डे यानी घर के लिए, यानी पेप्लो का संडे को लेकर यह विचार था कि संडे का दिन घर के लिए हो, एट होम डे हो। अब आपको ये पैसेज दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज है और इस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर करने हैं। तो इस पैसेज के बेसिस पर आपको आंसर करने हैं। तो इस पैसेज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पैसेज इज अबाउट, यानी पैसेज किस बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाउ टू प्रैक्टिस वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग का अभ्यास, वॉकिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए। वॉकिंग एवरी डे यानी हर दिन चलना। द लाइफ ऑफ ए जीनियस, यानी जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनकी जिंदगी के बारे में बता रहा है। या फिर व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसेस, यानी कि जो जीनियस लोग होते हैं उनके रूटीन से हम क्या सीख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमने पैसेज पढ़ा, उनका हमने ट्रांसलेट किया, पैसेज को हमने ट्रांसलेट किया और हमने ये देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं उनकी रूटीन कैसे कैसे रही है। तो पैसेज के बेसिस पे हम यही सीख सकते हैं कि जीनियस लोगों की रूटीन, जीनियस पैसेज में यही दिया हुआ है कि जीनियस लोगों की रूटीन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द राइटर्स इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट के लेखक थे ना, द राइटर्स इन द पास्ट यानी पास्ट के जो लेखक हैं, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन, एक डेली रूटीन को फॉलो करते थे। जो पास्ट के राइटर है ना वो क्या करते थे, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन, डेली रूटीन को फॉलो करते थे। इंजॉयड द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की जो डिफिकल्टीज थी उनको इंजॉय करते थे। कौन टीच अस ए लोट, हमें बहुत कुछ नहीं सिखा सकते। रोट ए लोट इन बुक्स, यानी किताबों में बहुत सारा लिखा करते थे। तो फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन, राइटर जो पास्ट के राइटर थे उनसे हमें क्या मिलता है, वो फॉलोड ए, पास्ट के जो राइटर्स हैं वो एक परफेक्ट डेली रूटीन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। यानी डेली 3 आवर्स वॉक करना, डेली 2 आवर्स करना और अपने कमरे को कैसे कैसे क्लोज रखते थे। तो एक परफेक्ट डेली रूटीन को वो फॉलो करते थे। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज के बेसिस पर ये आपको करना है। इन देयर डेली रूटीन, यानी डेली रूटीन में क्या करना है, इन देयर डेली रूटीन में दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, यानी उनकी एक लाइफ स्टाइल थी। दे रीड बुक्स एंड एंजॉयड देम, यानी वो बुक पढ़ते थे और इंजॉय करते थे। दे डिड नॉट गेट एनी प्राइवेसी, यानी उनकी कोई प्राइवेसी वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। दे डिड नॉट माइंड विजिटर्स, यानी वो विजिटर्स थे उनको वो अनुमति नहीं देते थे। तो इसमें क्या है कि डेली रूटीन का क्या मतलब हुआ, डेली रूटीन का मतलब हुआ दे हैड यूनिक, यानी कि उनकी एक यूनिक लाइफ स्टाइल थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पैसेज के बेस पर ये क्वेश्चन, सम आर्टिस्ट रिजोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, यानी कुछ आर्टिस्ट है वो रिजोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, जो वॉकिंग करते थे उसके लिए जो रिजोर्टेड थे वो इसलिए था कि एन एक्सरसाइज, यानी कि वो एक व्यायाम था। एक क्रिएटिव इंस्पायरेशन, वो एक रचनात्मक अभिप्रेरणा थी। एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, वो उनके हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी था। हेल्पफुल इन इंटरेक्शन विथ अदर्स, एक दूसरे से बातचीत करने में उनमें सहायता करता है। तो जो वॉकिंग था ना, सम कुछ तो आर्टिस्ट के रिजोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, ये था कि एक क्रिएशन इंस्पायरेशन, यानी कि उनको प्रेरणात्मक अभिप्रेरणा उससे मिलती है, वॉकिंग करने से उन्हें एक क्रिएशन इंस्पायरेशन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज, टू पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज, यानी पेब्लो का जो संडे को लेकर क्या आइडिया था। एट होम डे, यानी कि एक ऑफ डे
एट ए मॉल डे, एट फ्रेंड्स प्लेस डे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पैसेज में सबसे लास्ट में यही दिया हुआ है कि पैब्लो का संडे को लेकर यही आइडिया था कि एक रविवार एट होम डे यानी एक घर के लिए दिन होना चाहिए, एट होम डे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस, और इस सेंटेंस पे क्या एरर है वो आपको बतानी है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। नो सूनर, जैसे ही डिड ही सी हिज टीचर, जैसे ही उसने अपने टीचर को देखा, व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग यानी उसने नकल करना बंद कर दी। तो इसमें क्या एरर है वो आपको बताना है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। देखिए इसमें एरर ये है कि नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, जैसे ही उसने अपने टीचर को देखा। तो देखिए एक सेंटेंस होता है, फॉर्मूला होता है नो सूनर डेस और देन ये होता है एक फॉर्मूला। अब कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखिए आपको ये देखना है कि इसमें ये है कि एक काम हो रहा है, उसके जस्ट इमीडिएटली दूसरा काम हो रहा है। पहला काम कौन सा हो रहा है कि उसने अपने टीचर को देखा, जो ही देखा तो ही उसने नकल करना बंद कर दी। तो दोनों काम इमीडिएटली हो रहे हैं, तो दोनों काम जब इमीडिएटली हो रहे हैं तो आएगा देन। वेन की जगह क्या आएगा, देन आएगा। नो सुनर का मतलब तो ये सेंटेंस हुआ, नो सुनर डेस यानी जो सेंटेंस, उसके बाद में देन, उसके बाद में अगला वाला सेंटेंस। तो इसमें ये होगा कि इसमें आपको एरर पूछा, तो नो सुनर डिड ही सी टीचर, तो इसमें तो एरर नहीं है, तो ये तो करेक्ट हो गया। वेहन ही, ये एरर होगा। इसमें वेहन की जगह क्या आएगा, वेहन की जगह आएगा आपका देन, वेन की जगह आएगा देन। तो आपका सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर देन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा, एरर पूछा, तो एरर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, ये भी एरर का था, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी एरर का ही पूछा है कि आपको सेंटेंस दिया है उसमें एरर बताना है। माई लोन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वेडिंग। मेरा जो लोन है विच इज ओवरग्रोन, जो बहुत ज्यादा ओवरग्रोन हो गया था, नीड्स वेडिंग, उसको निराई की जरूरत है। इसमें आपको पूछा हुआ है ओवरग्रोन का मतलब कि जो बहुत ज्यादा वो हो गया था, ग्रो हो गया था। तो विट्स नीड्स वेडिंग, इसको वेडिंग निराई की जरूरत है। तो इसमें एरर पूछा है, तो एरर कहीं पर भी नहीं है। माई लोन सही है, विच इज ओवरग्रोन सही है, नीड्स वेडिंग सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम देखो किसका पूछा है आपको, सिनोनिम पूछा आपको, गिव सिनोनिम ऑफ परसिपिकेशियस। परसिपिकेशियस का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको सिनोनिम्स पूछा है कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो ये इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हो भेदक बोल सकते हो, या कुशाग्र बुद्धि वाला बोल सकते हो, कुशाग्र बुद्धि है ना, कुशाग्र बुद्धि बोल सकते हो, या फिर जहीन बोल सकते हो, ठीक है इसको। तो परसिपिकेशियस का मतलब जहीन या कुशाग्र बुद्धि वाला ये होता है। अब इसका आपको सिनोनिम्स पूछा, पर्यायवाची पूछा है, तो बैड का मतलब तो खराब, ये तो होगा नहीं। हैजी का मतलब होता है धुंधला, ये भी नहीं होगा। क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। श्रूड का मतलब ये होता है कि चालाक। तो इसका जो सिनोनिम्स हो गया ना, परसिपिकेशियस का सिनोनिम श्रूड होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, जहीन बोल सकते हो, और श्रूड का मतलब होता है चालाक, है ना। तो इसका सिनोनिम्स हो गया ये, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा है एंटोनिम। अब देखिए इस क्वेश्चन में एंटोनिम आपको पूछा है डिलेटेंटी को पूछा है कि क्या होता है एंटोनिम्स। अब डिलेटेंटी का मतलब क्या होता है, डिलेटेंटी का मतलब होता है शौकीन, और ऐसा शौकीन जैसे कि कोई आर्ट हो या फिर कोई कला हो ना, उसमें सतही रुचि रखता, मतलब सरफेस रखता, उसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि डीपली उसको नॉलेज हो, सिर्फ सरफेस डिलेटेंटी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रोफेशनल, टाइडी, स्टूपिड और रैपिड। देखिए स्टूपिड मूर्ख होता है ना, टाइडी रैपिड ये हो नहीं सकता,
तो इसका क्या होगा, इसका होगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ना पैसिव, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि उसमें जो है आपको डीपली नॉलेज हो, डीपली वो शौक रखता हो उस चीज के अंदर गहनतम, तो उसको होगा प्रोफेशनल। तो डिलेटेंटी का एंटोनिम हो गया प्रोफेशनल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ईडियम दिया हुआ है कि एक ईडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो जिसका हिंदी अर्थ होता है भूसे का आदमी, जिसका होता है भूसे का आदमी। अब भूसे का आदमी का क्या मतलब हुआ कि ऐसा आदमी जिसका चरित्र क्या हो, कमजोर हो, भूसे का आदमी। अब ऐसा आदमी जिसका चरित्र कमजोर हो, है ना, ए मैन ऑफ स्ट्रोस को बोलते हैं। अब आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत ज्यादा सक्रिय, तो इससे तो मिल ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। ए वर्दी फेलो, ए वर्दी फेलो का क्या मतलब होता है कि योग्य व्यक्ति, तो ये भी नहीं हो सकता। ए रीजनेबल पर्सन, रीजनेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, रीजनेबल पर्सन का मतलब जो है वो जो पर्सन है वो बहुत रीजनेबल है। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंसेज, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंसेज का मतलब क्या हुआ कि एक सारहीन व्यक्ति, तो इससे ये मिल रहा है कि जो आपका दिया हुआ ना ए मैन ऑफ स्ट्रो यानी भूसे का आदमी, यानी जिसका चरित्र है वो कमजोर हो, तो इसका जो अर्थ है ना वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंसेज यानी कि सारहीन व्यक्ति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, उसको आपका रिप्लाई तुरंत आपको मिल जाएगा। और भी अन्य क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट को कर सकते हो। प्लीज अटेंडेंस लगा देना, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, लाइक कर देना। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और ज्यादा मोटिवेट रहूं। बाय एवरीवन, टेक केयर।